1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस साल के नए इंटरिम बजट को प्रेजेंट करती है और ये बजट 58 मिनट तक चलती है, जो 2020 से लगातार घटते क्रम में है। और वह इसलिए क्योंकि 2020 की बजट को पेश करते करते 2 घंटे 40 मिनट तक का समय लगा था, जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को तबियत भी खराब हो गई थी, जिसके बाद से ये टाइम धीरे धीरे कम होते आ रहा है और इस बार ये टाइम 58 मिनट तक चली थी। इस बार इलेक्शन ईयर होने की वजह से अभी इंटरिम बजट को प्रेजेंट किया गया, इसमें मेजर फोकस माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ और फिस्कल कंसोलिडेशन पर किया गया है। लोकसभा इलेक्शन के बाद जो नई सरकार आएगी तो नए फुल बजट को जुलाई तक प्रेजेंट कर दिया जाएगा। ये एक छोटा सा वीडियो देखिए जिसमें निर्मला सीतारमण जी क्या कहती है। In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. इतना कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रही है, इस बात पे आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन इस बजट में एक आम नागरिक के लिए क्या बात थी? This budget is also very important budget, very nice budget, very best budget for the middle class people, for the scheduled caste people, scheduled tribe peoples, for the OBC people, for the farmers, and this budget is also very nice budget. और अभी भी समझ में नहीं आया तो आगे की वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। निर्मला सीतारमण जी ने घर से जुड़े 3 अनाउंसमेंट किए, जिसमें पहला पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बन चुके हैं और आम लोगों तक पहुंच गए हैं, और इसी तरह अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनकर आम लोगों तक पहुंच जाएगी। दूसरा, 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का टारगेट लिया गया है और इसके लिए सब्सिडी के फॉर्म में 10,000 करोड़ का बजट को आवंटित किया गया है। हेल्थ केयर सेक्टर में जो अनाउंसमेंट किए गए हैं उसमें से कुछ इंपोर्टेंट है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जिसमें पहला, हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के लिए एक मुहिम चलाएगी, जिसमें 9 से 14 साल तक के एज ग्रुप के बच्चियों को ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। रिसर्च एंड रिपोर्ट के अनुसार 25 से 27 साल की एज तक ये वैक्सीनेशन लेना जरूरी होता है और 45 साल की एज तक लिया जा सकता है। दूसरा, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में डॉक्टर के मुताबिक पेशेंट की संख्या काफी ज्यादा है और मेडिकल कॉलेजेस काफी कम है। इस वजह से एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है जिसमें हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या और बढ़ाई जा सके, जिससे आम नागरिक को इलाज के दौरान ज्यादा परेशानी ना हो और उनका इलाज सही वक्त पर और सही जगह पर हो पाए। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें रोड, ब्रिज, पावर प्लांट्स, इन सबको बनाने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख करोड़ रुपए अलर्ट किए गए थे, जिसे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 11% से बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ कर दिया गया है। कैपेक्स इन्वेस्टमेंट और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये दोनों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रहा है, जिससे ये बढ़ा हुआ इन्वेस्टमेंट देश के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी काफी फायदेमंद रहता है। इसीलिए अगले साल का टारगेट है कि जीडीपी का 3.4% कैपेक्स इन्वेस्टमेंट। और इस फोटो से आप समझ पाएंगे कि डिफेंस के बाद रोड और रेलवे मिनिस्ट्री को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। रेलवे में 2 इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट है, जिसमें पहला, हाई ट्रैफिक कॉरिडोर को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें इंप्रूव किया जाएगा, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाने के टाइम को कम किया जा सके, और 40,000 बोगी को वंदे भारत जैसे स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा। अच्छा, इस साल 2023-24 का फिजिकल डेफिसिट जो एस्टिमेट था 5.9 या उससे भी ज्यादा, उसको कम करके 5.8 कर दिया गया है और अगले साल के लिए टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट रखा गया है 5.1%। यह फिजिकल डेफिसिट जितना कम रहेगा उतना ही माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन वगैरह में कंट्रोल रहता है। इस बार हमारी सरकार ई व्हीकल इकोसिस्टम को और एक्सपेंड करेगी और मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करेगी, और साथ ही ई बसेस को भी ज्यादा से ज्यादा एडॉप्ट करेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जिससे एक से दूसरे जगह जाने के लिए आम नागरिक को आसानी सस्ता हो सकता है। ये रही बजट की एक छोटी सी झलक, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।